एंड नॉन मेटल्स का वो जो टॉपिक हमारे बोर्ड्स के सिलेबस से कट गया है एंड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब उस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात। तो मैं करवाने जा रहा हूं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का डिलीटेड पोर्शन। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ध्यान से सुनना मेरी बात को। जो टॉपिक आज हम करेंगे दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, या इसी को मैं बोलूंगा इस टॉपिक के नाम को मेटलर्जी। पहले बड़े ध्यान से पूरी अटेंशन के साथ ये समझ लेना कि इसमें पढ़ना क्या है। मेटलर्जी, एक सेकेंड स्पेलिंग ठीक कर दूं। मेटलर्जी। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। पहले मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि इस टॉपिक में तुमने पढ़ना क्या है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। देखो, अगर मुझे मान लो चाहिए है आयरन मेटल, मुझे लोहा चाहिए, लोहा। आदित्य, मुझे लोहा क्यों चाहिए होगा? सर वेरियस इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज वेरियस होता है। इंडस्ट्रीज में हमें आयरन चाहिए होता है। वेरियस चीजों को बनाने के लिए लोहे से बनी चीजें हैं तो लोहे से ही बनेंगी ना। अब मुझे आदित्य आयरन चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि आयरन जो है मुझे नेचर में अकेला नहीं मिलेगा, Fe एज इट इज नहीं मिलेगा। मुझे आयरन मिलेगा आइदर इन द फॉर्म ऑफ Fe2O3, आइदर इन द फॉर्म ऑफ Fe3O4। ठीक है, मुझे आयरन जो है वो इन फॉर्म्स में मिलता है। यानी मुझे आयरन जो है नेचर में आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं मिलता है। आइसोलेटेड का मतलब अकेला नहीं मिलता है, वो किसी ना किसी के साथ क्या बनाकर बैठा होता है, बॉन्ड्स बनाकर बैठा होता है, और कंपाउंड की फॉर्म में मिलता है। आई होप इफ यू आर गेटिंग इट, जो मैं समझाना चाहता हूं। बोलो। यस यस सर। सर। अब यस सर। मुझे फॉर एग्जांपल आयरन के अलावा मुझे जिंक चाहिए। मुझे जिंक मेटल को यूज करना है, कहीं ना कहीं गैल्वेनाइजेशन में यूज करना है, या कहीं भी ना कहीं यूज करना है। बट प्रॉब्लम यह है कि जिंक मेटल मुझे अकेला नहीं मिलता है। जिंक आइदर मुझे मिलता है जिंक कार्बोनेट की फॉर्म में, आइदर मुझे मिलता है जिंक सल्फाइड के फॉर्म में, हो सकता है आयरन भी कई बार मिलता है FeS2 की फॉर्म में। यानी अब मुझे मान लो मरकरी मेटल चाहिए, तो मरकरी मेटल जो है वो मुझे मिलता है HgS की फॉर्म में। ठीक है, मुझे मरकरी यूज करना है। मरकरी को मैं थर्मामीटर्स में यूज करता हूं, तो थर्मामीटर्स में मुझे मरकरी को यूज करना है, तो मुझे मरकरी चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे मरकरी जो है वो आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं मिल रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस सर। यस मुझे सर। मान लो नमक चाहिए, और सॉरी मुझे मान लो सोडियम चाहिए। अब सोडियम मेटल जो है वो मुझे एटमॉस्फेयर में मिलता है इन द फॉर्म ऑफ NaCl। वो मुझे NaCl। नमक की फॉर्म में मिलता है। यस और नो? यस यस सर। सर। मुझे मान लो एल्यूमिनियम मेटल चाहिए, मुझे यूटेंसिल्स को बनाने हैं। यूटेंसिल्स बनाने के लिए मुझे एल्यूमिनियम मेटल की जरूरत पड़ेगी। बट प्रॉब्लम ये है कि नेचर में एल्यूमिनियम मिलता है इन द फॉर्म ऑफ Al2O3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो यस हमारा सर। यस सर। आज की क्लास का मकसद क्या है? हमें अपने इन कंपाउंड्स से अपने मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, अपने मेटल को बाहर निकालना है। और ऐसा करने के लिए हम जितने भी स्टेप्स को फॉलो करेंगे, जो भी स्टेप्स हम फॉलो करेंगे, उसी को हम बोलते हैं मेटलर्जी। यानी हम एक इंडस्ट्री के मालिक हैं जिसमें हमें लोहा चाहिए। बट हमारी प्रॉब्लम यह है कि लोहा हमें आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं मिल रहा है, वो हमें कंपाउंड्स की फॉर्म में मिल रहा है। आइदर वो ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है, या वो सल्फर के साथ मिल रहा है, या वो कार्बोनेट की फॉर्म में मिल रहा है, या वो सल्फाइड की फॉर्म में मिल रहा है। तो हमें अपने मेटल को ऑब्टेन करना है इन कंपाउंड्स से। तो कैसे करना है, क्या क्या स्टेप्स इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व होंगे इसके लिए, वही हमारा आज का टॉपिक है। पहले दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि तुम आज पढ़ने क्या जा रहे हो। एक और चीज बताता हूं, ऐसा नहीं है कि हर एलिमेंट जो तुम्हें चाहिए वो हमेशा नेचर में कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा। जैसे अगर मैं गोल्ड की बात करूं, अगर मैं सिल्वर की बात करूं, अगर मैं प्लेटिनम की बात करूं, तो ये मुझे नेचर में नेटिव फॉर्म में मिलते हैं। यानी ये मुझे आइसोलेटेड फॉर्म में मिलते हैं। ये किसी के साथ कंपाउंड नहीं बनाकर बैठे होते हैं, ये मुझे आइसोलेटेड फॉर्म में मिलते हैं। मेरा तुमसे पहला सवाल ये है कि सोडियम अकेला पड़ा क्यों नहीं हुआ, वो NaCl की फॉर्म में ही क्यों है? मेरे कहने का मतलब है जो एलिमेंट है, सर वो पहले सुन लो, रिएक्टिव। पहले सुन लो भाई, हेलो सुन लो यार। जो एलिमेंट है वो अकेला मिलता क्यों नहीं है, वो किसी के साथ ही क्यों मिल रहा है? उसका सिंपल सा रीजन तुम सब जानते हो कि हर एक को क्या होना है, स्टेबल। अब सोडियम ऐसे ही पड़ा है, स्टेबल नहीं है।
सोडियम तब स्टेबल होगा जब एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो किसमें कन्वर्ट होगा, Na+। अब Na+ की फॉर्म में ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर सकता नेचर में, तो इसको कंबाइन करना पड़ता है Cl- के साथ, क्योंकि Cl भी ऐसे एग्जिस्ट नहीं, Cl जो है अब ये स्टेबल नहीं है, स्टेबल होने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनेगा, Cl-, और फिर Na+Cl- जुड़ कर क्या बना देते हैं, NaCl। यानी एलिमेंट कंपाउंड बनाता ही क्यों है, इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। Yes, sir. अब मेरा क्वेश्चन ये है, तो फिर हीलियम के कंपाउंड्स, नियॉन के कंपाउंड्स या आर्गन के कंपाउंड्स क्यों नहीं मिलते हैं हमें? ये क्योंकि वो already sir पहले से ये स्टेबल है। already वो complete है। पहले से ही स्टेबल हैं, वो किसी के साथ कंपाउंड्स नहीं बनाते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, यस sir. सर। नॉलेज के लिए बता देता हूँ, जिनॉन अब नोबल गैस नहीं रही है, अब वो इनर्ट गैस नहीं मानी जाती है, बिकॉज जिनॉन के बहुत सारे कंपाउंड्स हमें मिल गए हैं। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यानी आई होप तुम सबको आज की क्लास का मुद्दा समझ आ गया होगा कि आज की क्लास का मुद्दा जो हमारा है, हमें अपने मेटल को ऑब्टेन करना है इन कंपाउंड्स से। वो कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स होंगे, उसे हमें आज की क्लास में डिस्कस करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस Yes, sir. सर। किसी को यहाँ तक कोई डाउट? नो Sir, सर। नो सर। जिसको है वो बोले, बस नो वाले मत बोले। हाँ जी बोलो, जिसको है। सर सिल्वर और गोल्ड हमें नेटिव फॉर्म में कैसे मिलते हैं उनका? नेटिव फॉर्म में अर्थ में मिलते हैं हमें, एज इट इज। सर मतलब उनका हमें इनको अलग नहीं करना पड़ता कंपाउंड से, ये एज इट इज मिलते हैं। ये किसी के साथ कंपाउंड बनाते ही नहीं है, बहुत कम। सिल्वर फिर भी बना लेता है, सिल्वर फिर भी बना लेता है, बट गोल्ड प्लेटिनम बहुत ही कम। सर लेकिन इनका ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं होता, तो फिर तो ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। मैंने ऐसे नहीं कहा कि बिल्कुल ही नहीं बनेंगे, बट मोस्टली ये हमें नेटिव फॉर्म में मिल जाते हैं। ज्यादा कंपाउंड्स फॉर्मेशन नहीं करते बिकॉज दे आर लीस्ट रिएक्टिव। और तुम्हें पता भी है कि रिएक्टिविटी सीरीज में तुम्हें नीचे सबसे कौन मिलता है, गोल्ड और प्लेटिनम। यस तो लीस्ट रिएक्टिव होने की वजह से ये ज्यादा रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। हाँ जी बोलो नेक्स्ट। कोई और डाउट पूछना है किसी को? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस भाई सर। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछ लो, फिर मैं आगे शुरू करूं। Sir, continue करो। ओके, अब सुनो ध्यान से। देखो ये जो चीजें तुम्हें अर्थ क्रस्ट से मिल रही है ना, ये सारी चीजें जो तुम्हें अर्थ क्रस्ट से मिलती हैं, इन सबको हम बोलते हैं मिनरल्स। इनको हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स। यानी मैं क्या कहूंगा, मिनरल्स क्या है, ऑल नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस, all naturally occurring substances in the earth crust। अर्थ के क्रस्ट के अंदर जो भी नेचुरल चीजें मिल रही हैं, ऑल नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस इन द अर्थ क्रस्ट, उनको हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स। उनको हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। अब सुनना ध्यान से, एक टर्म डिफाइन करने जा रहा हूं, दैट इज ओर। अब सुनना ओर क्या है। देखो हमें इन मिनरल से अपने मेटल को ऑब्टेन करना है आदित्य, यही मोटिव है हमारा। यस सर। बट हमारा मोटिव मेटल को ऑब्टेन करने के साथ साथ ये भी है कि कम से कम खर्चे में हम मेटल को ऑब्टेन करें, बिकॉज जितना ज्यादा खर्चा लगेगा आयरन को ऑब्टेन करने का, उतना लोहा मार्केट में महंगा बिकेगा। यस और नो? यस सर। यानी हमें मेटल को तो ऑब्टेन करना ही है, बट कैसे ऑब्टेन करना है, प्रॉफिटेबली, मतलब कम से कम खर्चे में ऑब्टेन करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। देखो Yes, sir. और क्या होता है, और बेसिकली उस मिनरल को बोलते हैं जिसमें से मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मान लो आयरन के 3 ओर्स हैं, ठीक है, तीनों में से आयरन को ऑब्टेन कर सकते हैं, बट ऐसे कुछ मिनरल्स हैं जिनमें आयरन की परसेंटेज ज्यादा है, जिनमें आयरन को निकालना बाहर, आयरन को बाहर निकालना इजी है, हम सस्ते में निकाल सकते हैं आयरन को बाहर। तो ऐसे स्पेशल मिनरल को, जिसके अंदर मेटल का कंटेंट ज्यादा होगा, जिसके अंदर से मेटल को निकालना आसान होगा, उसको हम स्पेशल नाम देते हैं, और वो स्पेशल नाम क्या है, ओर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि जितने भी ओर्स हैं वो सारे मिनरल्स तो है ही हैं, वो अर्थ से ही मिलते हैं, बट जो भी चीजें अर्थ से मिलती हैं, जो भी मिनरल्स अर्थ से मिलते हैं, ऐसा नहीं होता कि हर में से मेटल को प्रॉफिटेबली निकाल पाना पॉसिबल हो।
ऐसा नहीं होता कि हर के अंदर मेटल का जो कंटेंट है वो ज्यादा ही हो, कईयों में मेटल का कंटेंट बहुत कम होता है जिससे बहुत कम मेटल मिलता है, तो हम उन्हें सिर्फ मिनरल्स बोलते हैं। बट ऐसे स्पेशल मिनरल्स जिनके अंदर मेटल का कंटेंट बहुत ज्यादा हो या जिनसे मेटल को ऑब्टेन करना प्रॉफिटेबली हो, मेटल को एक्सट्रैक्ट करना इजी हो, तो उस स्पेशल मिनरल को हम नाम क्या देते हैं? और। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. सर यानी मैं और क्या बोलूंगा? और वो मिनरल है, इट इज अ मिनरल फ्रॉम विच metal can be extracted profitably. It is a mineral from which metal can be extracted profitably. यानी क्या मैं बोल सकता हूं कि all ores are minerals, but Yes, sir. all minerals are not ores. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. बोलो, इतनी चीज समझ आ रही है सबको? Yes, sir. किसी को Yes. कोई डाउट है तो पूछ लो भाई, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, बोलो। है किसी को डाउट? No, sir. No, sir. नो सर तीसरी चीज जो मैं बताना चाहूंगा टॉपिक शुरू करने से पहले, दैट इज गैंग। कई इसको गंगू बोलते हैं, मैं भी कई बार मजाक में इसको गंगू बोल देता हूं, बट इट इज गैंग। गैंग बेसिकली क्या होता है? गैंग जब तुम मिनरल को अर्थ से निकालोगे, क्या उसके साथ बहुत सारी इंप्यूरिटीज एसोसिएटेड होंगी? इंप्यूरिटीज में सिर्फ मिट्टी वगैरह नहीं आती है, इंप्यूरिटीज में और बहुत सी चीजें होती हैं। कई बार ओर के अंदर दूसरे मेटल की इंप्यूरिटी प्रेजेंट होती है। तो गैंग बेसिकली क्या है? गैंग जो होता है वो इंप्यूरिटीज हैं जो ओर के साथ क्या होती हैं? एसोसिएटेड होती हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट इज गैंग? Yes, sir. Yes. गैंग बेसिकली क्या है? दे आर द Impurity. impurities associated with ore, impurities associated with ore, उसको हम क्या बोलते हैं? गैंग। Yeah. बोलो, किसी को इन तीनों टर्म्स का मतलब नहीं समझ आया हो तो पूछ लो, किसी को भी क्लियर है सर बोलो। भाई अगर तुमने बुत बन के ही बैठना है तो फिर मेरे को कोई टॉपिक कराने की जरूरत नहीं है, सिंपल एज दैट। नहीं बकवास Okay, करनी मुंह से तो बेशक मत पढ़ो फिर। क्लियर है मैं सर रोज रोज एक चीज नहीं समझा Clear है सकता, सर। पता नहीं चुप होकर बैठ जाते हो गांधी के भक्तों की तरह। बोलिए करो अपने मुंह से। मेरे लिए पढ़ रहे हो यहाँ पे आके? बोलो, कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. No, सर सर मूड हो भी ना तुम्हें अच्छी चीज पढ़ाने का, तो तुम उस मूड को ना बस कहोगे कि नहीं नहीं हमें मत पढ़ाओ ऐसे, हमें पढ़ाओ एनसीईआरटी के बोरिंग तरीके से जो लोग पढ़ा रहे हैं। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट मिनरल में, ओर में या इम्प्योरिटी में, No, किसी भी sir. तरह का डाउट गैंग में? नो सर Sir. मेरी No, आज sir. की क्लास का मोटिव क्या था कि मुझे अपने मेटल को ऑब्टेन करना है, बट ध्यान ये भी रखना है कि मुझे मेटल को ऑब्टेन करना है प्रॉफिटेबली, यानी ज्यादा से ज्यादा मेटल मिले और कम से कम खर्चों में। यस और नो? Yes, sir. यस तो सर अब Yes, उसके sir. लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। अब मैं वही स्टेप्स बताने जा रहा हूं। सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं मेटल को निकालने के बाद? सबसे पहले स्टेप को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, या बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, या बोलते हैं एनरिचमेंट ऑफ ओर, या बोलते हैं बेनिफेक्शन ऑफ ओर, या इसको हम ड्रेसिंग ऑफ ओर भी बोलते हैं, ड्रेसिंग ऑफ ओर। मेरी बात को ध्यान से समझना। जो पहला स्टेप है उसके 4 नाम हैं, बट इस स्टेप में हम करते क्या है? बहुत ही सिंपल सी चीज है। मैंने अभी तुम्हें बोला कि जो ओर तुम्हें अर्थ से मिलेगा वो साफ होगा या उसके अंदर कुछ इंप्यूरिटीज होंगी? इम्प्योरिटीज होंगी तो हमारा Impurities सबसे होंगी। पहला काम है उन इंप्यूरिटीज को रिमूव करना। हमारा सबसे पहला काम है उन इंप्यूरिटीज को हटाना, और उन इंप्यूरिटीज को हटाने के लिए, एक सेकंड रुकना जरा। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, आ रही है मेरी आवाज?
Yes, sir. तो Yes, हमारा sir. पहला Yes, sir. स्टेप क्या होगा, हमें अपने ओर से इम्प्योरिटीज को हटाना है, इम्प्योरिटीज को साफ करना है, और उसके साफ करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं आइदर कंसंट्रेशन ऑफ ओर, आइदर एनरिचमेंट ऑफ ओर, आइदर बेनिफेक्शन ऑफ ओर, या ड्रेसिंग ऑफ ओर। यानी नाम अनेक, काम सिर्फ एक ही है, टू रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम द ओर, टू रिमूव impurities associated with the ore, to remove impurities associated with ore. Are you getting my point? Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान से सुनना, ये मैं पहला नहीं, मैं दूसरा स्टेप कहूंगा। पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले जो ओर है वो हमें बड़े बड़े पत्थरों की फॉर्म में, बड़े बड़े लंप्स की फॉर्म में मिलता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस ओर को क्रश करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यानी पहला स्टेप क्या होता है, क्रशिंग ऑफ ओर। पहला स्टेप क्या होता है, क्रशिंग ऑफ ओर। उस ओर को बड़े बड़े लम्प्स की फॉर्म में, बड़े बड़े पत्थरों की फॉर्म में जो ओर मिलता है, उसको क्रश करके हम पहले क्या बनाते हैं, पाउडर बनाते हैं। क्रशिंग ऑफ ओर इन ऑर्डर टू फॉर्म, क्रशिंग ऑफ ओर क्यों करते हैं, क्रशिंग ऑफ ओर करते हैं ओर को पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कि सबसे Yes, पहला sir. स्टेप क्या है, Yes, क्रशिंग sir. ऑफ ओर। और क्रशिंग ऑफ ओर क्यों की जाती है, ओर को किस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, पाउडर फॉर्म Powdered में। form. बताओ मेरी इतनी बात समझ आ रही है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्की बात है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No, sir. No, No, sir. sir. एक सेकंड रुकना। हाँ जी, आ रही है मेरी आवाज? Yes, sir. Yes, sir. बोलो पहले दो स्टेप्स में किसी को कोई भी डाउट? No, sir. No. अब देखो, कंसंट्रेशन के भी अलग अलग तरीके होते हैं। ओर से इंप्योरिटीज निकालना भी आसान नहीं होता। डिफरेंट ओर्स के लिए उनकी इंप्योरिटीज के बेसिस पर हम जो है डिफरेंट मेथड को चूज करते हैं। हमारे पास बेसिकली 4 मेथड्स होते हैं ओर को साफ करने के। मैं उनके नाम जरूर बताऊंगा, बट वो मेथड्स क्या होते हैं वो नहीं बताऊंगा, वो सिलेबस में नहीं है, नाम भी नहीं है सिलेबस में। तो अगेन वो सब चीजें फाउंडेशन का कोर्स है, फाउंडेशन में होगा। तो ओर को अगर तुम्हें साफ करना है तो उसके लिए कुछ मेथड्स फॉलो करेंगे। जैसे कि पहला मेथड है ग्रेविटी सेपरेशन, दूसरा मेथड होता है मैग्नेटिक सेपरेशन, तीसरा मेथड होता है फ्रोथ फ्लोटेशन। अगेन ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है, 10th के कोर्स में भी नहीं है। लास्ट मेथड होता है लीचिंग। बट मैं तुम्हें ये जरूर बताऊंगा कि इन मेथड्स को किन बेसिस पर चूज किया जाता है। मैं ये जरूर बताऊंगा कि हम ग्रेविटी सेपरेशन किन ओर्स के लिए यूज करते हैं, हम मैग्नेटिक सेपरेशन कब यूज करते हैं, मतलब इनके किन बेसिस पर इन चारों मेथड्स को यूज किया जाता है। सिंपल से बेसिस हैं, और वो बेसिस क्या होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओर एंड इम्प्यूरिटी। ओर और इम्प्यूरिटी की फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा मेथड यूज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो ओर जो है उसके अंदर जो इम्प्यूरिटी है, इम्प्यूरिटी मान लो हल्की है और ओर मान लो हैवी है, तो हम उसके लिए मेथड यूज करते हैं ग्रेविटी सेपरेशन। अब अगर मान लो ओर और इम्प्यूरिटी में इम्प्यूरिटी जो है वो मैग्नेटिक नेचर की है, चुंबकीय शक्ति है, या ओर मैग्नेटिक नेचर का है, तो हम उसके लिए मेथड यूज करते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। और ऐसे ही हम बाकी मेथड्स को भी चूज करते हैं। यानी इन मेथड्स को किन बेसिस पर चूज किया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओर एंड द इम्प्यूरिटी। बोलो, क्लियर हो रही है बात? Yes, Yes, sir. sir. क्लियर है? Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है? Yes. Yes, Yes, sir. sir. तो पहले 2 स्टेप्स जो हैं वो सारे, जितने भी तुम्हें मेटल्स, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, सबके लिए क्या रहेंगे, कॉमन रहेंगे। बोलो, इतनी चीज क्लियर है? तो आगे चलें। Yes, Yes, sir. sir. अब Yes, जो sir. तीसरा एलिमेंट, तीसरा प्रोसेस है, तीसरा जो हमारा मेथड है, मतलब तीसरा स्टेप है जो हमारे मेथड का, उसमें हम क्या करेंगे, पहले अपनी रिएक्टिविटी सीरीज को
4 कैटेगरीज में बांटेंगे। तो मुझे रिएक्टिविटी सीरीज कौन बता रहा है, जल्दी से बता दो। रिएक्टिविटी सीरीज कौन बता रहा है मुझे? सर मैं बताऊं? एक सर मैं सेकंड, बताऊं? कौन कौन बता सकता है? चल हर्षिता। राजकरण सर तू मैं रिएक्टिविटी, तो रिएक्टिविटी सीरीज ही बता दे, वैसे तो तू बोलता ही नहीं है कुछ भी। हाँ बोलो सर, राजकरण जी। एक मिनट यार, सर, मेरा ना एक सेकंड हैंग, एक yes, सेकंड, एक मिनट हैंग हो गया, एक सेकंड। ये पता नहीं हैंग क्यों हो रहा है आज। एक सेकंड राजकरण बस। yes. हाँ, तो राजकरण हमें बताने जा रहा है रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में, और राजकरण जब रिएक्टिविटी सीरीज बताएगा, मैं उस रिएक्टिविटी सीरीज को 4 भागों में बांटने वाला हूं। तो ध्यान से देखना। हाँ जी राजकरण, रिएक्टिविटी सीरीज बोल दो एक बार। Please send Charlie's monkeys and zebras in large hydrogen containers of mercury, silver, gold, platinum. इन लार्ज हाइड्रोजन कंटेनर ऑफ मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ये मेरे पास मेरी रिएक्टिविटी सीरीज है। अब सिर्फ मेटलर्जी को सीखने के लिए मैं अपनी रिएक्टिविटी सीरीज को आज 4 भागों में बांटने जा रहा हूं, सिर्फ रिएक्टिविटी, सिर्फ इस टॉपिक के लिए। सुन लो, सबसे पहली कैटेगरी में मैं रख रहा हूं सोडियम और एल्यूमिनियम। इन 2 मेटल्स को ऑब्टेन करना है, तो इनको मैं रखता हूं इन द कैटेगरी ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स। किस कैटेगरी में रख रहा हूं? हाईली रिएक्टिव मेटल्स। यानी मैं बात सिर्फ सोडियम और एल्यूमिनियम की कर रहा हूं, बट पोटेशियम भी उसी कैटेगरी में आएगा, कैल्शियम भी उसी कैटेगरी में आएगा, मैग्नीशियम भी उसी कैटेगरी में आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस Yes, सर। sir. तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स। उसके बाद मैं आता हूं जिंक और आयरन पे, और इसके साथ साथ मैं एक और एलिमेंट ऐड कर देता हूं जो मेरे कोर्स में, जिसकी मुझे मेटलर्जी करनी है, दैट इज मैंगनीज। इन तीनों को मैं रखता हूं इन द कैटेगरी ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। किस कैटेगरी में रखूंगा? इन द कैटेगरी ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। बोलो, इतनी चीज क्लियर है? नीचे आता हूं कॉपर और मरकरी पे। कॉपर और मरकरी को मैं कैटेगरी में रखता हूं लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। कॉपर और मरकरी को मैं कैटेगरी कौन सी दे रहा हूं? लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। और उसके नीचे सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम को मैं क्या कैटेगरी दूंगा? नेटिव फॉर्म। इनके लिए मेटलर्जी करने की जरूरत नहीं है, ये हमें पहले से ही किस फॉर्म में मिलते हैं? इन द नेटिव फॉर्म। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। अब यस सर। मैंने अपनी रिएक्टिविटी सीरीज को 3 हिस्सों में बांट दिया है, हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव। अब जो तीसरा स्टेप है वो हाईली रिएक्टिव के लिए डिफरेंट होगा, मॉडरेटली रिएक्टिव के लिए डिफरेंट होगा, और लीस्ट रिएक्टिव के लिए डिफरेंट होगा। यानी पहले 2 स्टेप्स जो हैं वो इन सबके लिए क्या रहेंगे? कॉमन रहेंगे, ठीक है। बट जो थर्ड स्टेप है वो बदल जाएगा, इसीलिए मैंने रिएक्टिविटी सीरीज को 3 हिस्सों में बांट दिया है। बोलो, यहां तक कोई डाउट? नो नो सर। सर। नो ओके, सर। अब मैं अपने सर, स्टेप नंबर, लेड हाँ जी और बोलो। हाइड्रोजन सर यहाँ हाँ जी, पे क्या कह रहे हो? पोटेशियम पीबी और एच छोड़ा है। क्या पोटेशियम? क्या? सर हमने हाईली रिएक्टिव में सर लेड और पोटेशियम को नहीं हाइड्रोजन लिया। को ओ यार एक सेकंड, पहले मैं एक की तो सुन लूं बात। हाँ बोलो केशव। सर हमने हाईली रिएक्टिव में पोटेशियम को क्यों नहीं लिया? मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, मैं उन मेटल्स को चूज कर रहा हूँ जो मेरे कोर्स में एनसीईआरटी में लिख रखे हैं। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि सोडियम, एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम भी इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। जो प्रोसेस मैं सोडियम और एल्यूमिनियम के लिए सिखाऊंगा, वही प्रोसेस पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लिए भी फॉलो किया जाएगा। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके। हाँ जी, अब कोई और बोल रहा था, बोलो जो बोल रहा था। बोलो भाई, कोई पूछ रहा था अभी कुछ। सर मैं लेड और हाइड्रोजन का पूछ ये रहा कौन था। है? लेड और हाइड्रोजन वाला कौन है, पहले तो ये बताओ। सर मैं हूँ दे। उदय, हाइड्रोजन पहली बात, इट इज नॉट अ मेटल, इट इज अ नॉन मेटल, और हमें अपने मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है उदय। ओके सर। और लेड अगेन कम्स इन द यस कैटेगरी ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। भाई तुम्हारे कोर्स में सारे मेटल्स को नहीं पढ़नी है मेटलर्जी, जिन जिन मेटल्स की मेटलर्जी पढ़नी है मैंने उन्हीं उन्हीं को सिर्फ यहाँ पर जो है यहाँ पर मार्क कर दिया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। Yes, sir. अब हम क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे थर्ड स्टेप विद द हाईली रिएक्टिव मेटल्स। पहले हम हाईली रिएक्टिव मेटल्स की बात करेंगे,
हाईली रिएक्टिव मेटल्स में कैसे तीसरा स्टेप होगा उसको डिस्कस करेंगे, सुनना ध्यान से। हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए जो हम स्टेप फॉलो करते हैं दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। मेरी बात को ध्यान से सुनना, हम कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। अब यानी सबसे पहले हम हाईली रिएक्टिव मेटल जो मान लो NaCl है, सबसे पहले हम NaCl का वो अर्थ से ऑब्टेन करेंगे, बड़े बड़े लम्प्स की फॉर्म में मिलेगा, मैं उसे पाउडर बनाऊंगा, फिर मैं क्या करूंगा, उसके अंदर से इंप्योरिटीज को सेपरेट करूंगा। बट एक चीज मैं यहाँ पर फिर से बता देता हूं, ऐसा नहीं है कि तुमने पहली बार में जब इंप्योरिटीज साफ की तो सारी इंप्योरिटीज साफ हो जाएंगी, अभी भी कुछ इंप्योरिटीज बच जाएंगी जो नहीं साफ होंगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, तुमने और की सफाई की तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंप्योरिटीज निकल जाएंगी, बट ऐसा मत समझना कि सारी इंप्योरिटीज निकल जाएंगी। बोलो क्लियर है? यस सर। चलो, तो हम अपने तीसरे नंबर पे आ चुके हैं, तीसरे स्टेप पे आ चुके हैं। दैट स्टेप इज हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। अब देखो, जब भी मैंने तुम्हें बोला है इलेक्ट्रोलिटिक वर्ड आएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस का फिनोमिना हमेशा दिमाग में लाया करो। क्या हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक होगा? यस और नो? क्या हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक होगा? यस सर। मैंने तुम्हें Yes, पहले भी sir. पढ़ा रखा है द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। उसके अंदर दो मेटल की रॉड्स भी होंगी। यस और नो? यस सर। यस Yes, सर। sir. मेटल Sir. की रॉड्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड्स। सर यहाँ पर हम बैटरी भी लगाएंगे और बैटरी का पॉजिटिव एंड हम लेफ्ट हैंड साइड पे और नेगेटिव राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड वाले को बोलते हैं एनोड Anode. और राइट हैंड साइड वाले को बोलते हैं कैथोड। यस और नो? Cathode. यस सर। Yes, sir. Yes, सर sir. यहाँ पर नीचे आप रखोगे अपना इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जिससे आपको इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है जिस भी चीज से, उसको यहाँ रखना पड़ेगा। अब मेरे पास NaCl है, NaCl, मैं Na की तुम्हें मेटलर्जी बता रहा हूँ, NaCl है। अब NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है या एक कोवलेंट कंपाउंड है? सर आयोनिक। Ionic compound. Ionic. मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है? यस सर। Only in molten form. state. Only in बिल्कुल, molten form. ओनली इन मोल्टन एंड Molten and aqueous form. भाई खाली मोल्टन क्यों बोल रहे हो? मोल्टन और एक्वस, सिर्फ यही दो सूरतों में NaCl अपनी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा और मुझे NaCl से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाना है। इसका मतलब मेरे पास दो चॉइसेस हैं, या तो मैं मोल्टन NaCl ले लूं या तो मैं क्या ले लूं? एक्वस NaCl। यस और नो? यस सर। Yes, sir. अब मुझे ये बताओ कि मोल्टन NaCl लेने का मतलब क्या है और एक्वस NaCl लेने का मतलब क्या है? मोल्टन का मतलब बताओ पहले क्या है? सर उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके कैसे? उसका स्टेट चेंज, हीट देके। कैसे? हीट देके हम NaCl को इतना गर्म करेंगे कि वो पिघल जाए, वो मोल्टेड मेल्टेड फॉर्म में आ जाए, ताकि उसके आयंस जो है वो फ्री हो जाए। ये तरीका एक तरीका है। दूसरा तरीका एक्वस तरीका मतलब क्या हुआ आदित्य? सर उसको पानी में डाल दो। अगेन उसको पानी में डाल दो, तो जो काम तुम हीट से कर रहे थे वो तुम्हारा काम पानी कर देगा। पानी उनके आयंस को सेपरेट करने में हेल्प करेगा और तुम्हें फ्री आयंस दे देगा। अब मैं मोल्टन लूं या एक्वस लूं, तो तुम्हें Aqueous. हमेशा एक्वस। Aqueous. सुन लो, ओए सुन लो मेरे बच्चों, सुन लो पहले। तुम इंटरेस्ट दिखा रहे हो, इसका मतलब तुम्हें मजा आ रहा है, तुम्हें समझ आ रहा है, बट सुन लिया करो। NaCl हम हमेशा मोल्टन लेंगे। यहाँ पर हम कभी भी NaCl एक्वस नहीं लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल। अब क्यों ऐसा है? सिर्फ 2 मिनट का टाइम दो, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा कि हम NaCl एक्वस क्यों नहीं ले रहे हैं। बट अभी के लिए हम कौन सा NaCl ले रहे हैं? मोल्टन। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, अगर sir. मैंने गान्या मोल्टन NaCl ले लिया, मैंने मोल्टन ले लिया, मतलब मुझे अब Na प्लस और Cl माइनस अलग अलग मिलेंगे। यस और नो? Yes, sir. गान्या मुझे बताओ Na प्लस आयन किस इलेक्ट्रोड पे जाएगा? Cathode. क्यों जाएगा गान्या? क्योंकि प्लस वाला माइनस के पास जाएगा। यस और नो? Yes, sir. अच्छा, Cl माइनस वाला कहाँ जाएगा? एनोड की तरफ। यस और नो? Yes, sir. और अगर तुम्हें याद हो एनोड पे कौन सा प्रोसेस होता है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? Oxidation. और Oxidation. कैथोड पे कौन सा प्रोसेस होता है?
Reduction. अच्छा, what is the meaning of oxidation in terms of electrons? Loss of electron. Loss of electron. Oxidation means loss of Loss electrons of और electrons. reduction means Gain of electrons. और कौन सा आयन कहाँ जाएगा, इसको ऐसे भी याद रखा जा सकता है क्योंकि Na प्लस इज अ कटायन, तो कटायन गोज टू कैथोड, अनायन गोज टू एनोड। बोलो क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. हमें पहले एनोड की रिएक्शन को लिखना है, हमेशा हम पहले एनोड की रिएक्शन को ही लिखेंगे, ठीक है। एनोड की रिएक्शन लिखेंगे। क्या एनोड पे जाने वाला Cl माइनस है? Yes. Yes, sir. अच्छा, उसकी ऑक्सीडेशन होगी, एग्री करते हो? Sir. अच्छा, वो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन को लूज करके होगी, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. आ सकते हो Cl माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीडाइज होके? मैंने Chlorine. बताया था, मैंने एसिड बेसिस में बताया था, कोई भी Cl2. आयन हो उसकी गैस में कन्वर्ट हो जाता है वो, यानी Cl माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cl2। Cl2. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes. Yes, sir. और क्योंकि 2 Cl है तो यहाँ भी 2 करने पड़ेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ेंगे, क्योंकि एक Cl माइनस 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो 2 Cl माइनस 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे, यस और नो? Yes, sir. Yes. Yes, तो sir. Cl माइनस ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो गया? क्लोरीन गैस में, और उसने इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। बोलो इतनी बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ कैथोड पर कौन गया? कैथोड पर Sir, Sodium. Na plus. Na, इसकी क्या होगी? रिडक्शन। Reduction. Reduction. और क्या करेंगे? गेन ऑफ Gain of electron. Gain. यानी Na प्लस सर इलेक्ट्रॉन को लेगा और सर वो बन जाएगा सोडियम मेटल, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या तुम्हारी क्लास का उद्देश्य NaCl से Na को ऑब्टेन करना था? Yes, हाँ sir. जी सर। Sir. आई थिंक मैंने वो कर दिया है। Yes, sir. Yes, तुम्हें sir. सोडियम मेटल मिल चुका है, देख लो, जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिल चुका है। और किस प्रोसेस से मिला है? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से। बोलो, कोई डाउट मन में उत्पन्न हो रहा है तो पूछो। अब क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है तो बैलेंस करने के लिए हमें जो नीचे वाली इक्वेशन है उसे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाए? गेन हो जाए। मेरी बात को सुनना। अब अगर तुम्हें ओवरऑल इक्वेशन लिखनी है तो क्या होएगा? लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ दो, राइट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड में जोड़ दो। देखो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे, 2Na प्लस और 2Cl माइनस ये जुड़कर क्या बना देगा? 2NaCl, जो कि हमने लिया था मोल्टन फॉर्म में, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. उससे पास की इलेक्ट्रिसिटी, और देखो राइट हैंड साइड पर 2Na और साथ में क्लोरीन गैस। तो देख लो मेरी क्लास का जो उद्देश्य था, मेरा जो मोटिव था वो पूरा हो चुका है। मुझे NaCl से सोडियम मिल चुका है, चेक कर लो। Yes, sir. Yes, बोलो sir. कोई भी डाउट, बोलो कोई भी डाउट। Clear है sir. अब मेरा एक डाउट है जो अभी भी दिमाग में मेरा घुमा रहा है मेरे दिमाग को कि सर आपने NaCl एक्वस क्यों नहीं लिया? यस और नो? हाँ अच्छा, जी सर। मैं अगर तुमसे पूछूं कि NaCl इन वाटर, क्या इसे ही एक्वस NaCl बोलोगे? Yes. Yes, क्या मैं इसे ब्राइन सॉल्यूशन का नाम Brine दे दूं तो तुम्हें solution. कोई दिक्कत तो नहीं है? No, No, sir. No, sir. अच्छा, एक्वस NaCl लेके उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करना है, कोई बता सकता है क्या बनेगा? NaOH plus H2 plus Cl2. तुमने बनाना था सोडियम मेटल और यहाँ पर क्या बन गया? sodium hydroxide. Hydroxide. तो क्या मेरा मोटिव कंप्लीट होता अगर मैं एक्वस No, NaCl लेता? sir. No. No, sir. वेरी इंपॉर्टेंट, ये जवाब है कि हमें एक्वस NaCl क्यों नहीं लेना है, यहाँ पर मोल्टन क्यों लेना है। अगर एक्वस लेंगे तो फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कॉस्टिक सोडा बन जाएगा, बट मेरा उद्देश्य सोडियम मेटल को ऑब्टेन करने का है। बोलो Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. पक्की बात है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Na तो NaCl की फॉर्म में मिलता है, चलो हम इसी को एल्यूमिनियम के लिए समझते हैं। कुछ नहीं करना, अब जहां पर NaCl मोल्टन लिया था वहां पर तुम क्या लोगे? Al2O3 मोल्टन, यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यानी अब तुम्हारे पास एक Al+3 आयंस होंगे और एक O-2 आयंस होंगे, यस और नो? Al2O3 में यही दो आयंस होंगे।
Yes. Yes, sir. तो अब एनोड और कैथोड की रिएक्शंस को तुम लिखोगे और मुझे बताओगे कि क्या होंगी एनोड और कैथोड की रिएक्शंस। जल्दी से बताओ, एनोड पे जाएगा कौन सर ओ इन दोनों में माइनस से? एनोड पे जाएगा कौन? ओ माइनस O minus फिर ओ के O-2। सर O ओ minus minus फिर तुम गधे हो, तुम्हें दिख नहीं रहा कि वो O नहीं है, O-2 है, तो ऑक्साइड आयन जाएगा। और अगर ऑक्साइड आयन जाएगा तो कौन सी गैस बनेगी? O2. O2 gas. O2 गैस। और 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना पड़ेगा? लूज करना पड़ेगा। यस और नो? यस Yes, सर Yes, sir. अच्छा, कैथोड पर कौन जाएगा? कैथोड पर सर Al प्लस Aluminium Al +3. plus 3. एल्यूमिनियम आयन, और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्यूमिनियम मेटल। Al. देख लो, Al. तुम्हारा मोटिव कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. खत्म खत्म। हमें मेटल मिल गया, यही चाहिए था। हमें मेटलर्जी करनी क्यों थी? मेटल को ऑब्टेन करने के लिए। कर लिया मेटल ऑब्टेन, काम खत्म हो गया। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. बट काम खत्म नहीं हुआ है। जब हम मेटल को ऑब्टेन कर लेते हैं तो उस मेटल के अंदर भी कुछ इम्प्यूरिटीज होती हैं। मैंने तुम्हें बोला था कि जब तुम ओर की सफाई करते हो तो कुछ इम्प्यूरिटीज तो साफ हो जाएंगी, बट कुछ रह जाती हैं। तो यानी जब लास्ट में मेटल मिलता है तो उसके अंदर भी क्या होती हैं? कुछ इम्प्यूरिटीज होती हैं। यस और नो? यस सर Yes, sir. और Yes, अब sir. हमें उन इम्प्यूरिटीज को हटाना होता है। और मेटल के अंदर से यदि तुम इम्प्यूरिटीज को हटा रहे हो, आखिरी स्टेप में इम्प्यूरिटीज को निकाल रहे हो, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल। क्या बोलते हैं इसको? रिफाइनिंग Refining of metal. मैं यहाँ पर तमन्ना से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। तमन्ना, मैंने इम्प्यूरिटीज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंसंट्रेशन एंड रिफाइनिंग? तमन्ना बात है। रिफाइनिंग में हम मे बी ऑब्टेन कर रहे हैं सिर्फ, और कंसंट्रेशन में हम इम्प्योरिटी भी रिमूव कर रहे हैं। गलत। कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंसंट्रेशन एंड रिफाइनिंग? सर कंसंट्रेशन में हम ओर से इम्प्यूरिटीज रिमूव कर रहे हैं और इसमें मेटल। एग्जैक्टली। कंसंट्रेशन के टाइम पर हम अपने ओर से इम्प्यूरिटीज को निकाल रहे हैं, जबकि रिफाइनिंग के टाइम पर हम अपने मेटल से इम्प्यूरिटीज को निकाल रहे हैं। तो आई होप तुम सबको कंसंट्रेशन और रिफाइनिंग में डिफरेंस समझ आ गया होगा। यस और नो? यस सर Yes, sir. बट यहाँ पर एक अच्छी बात पता है क्या है? हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए हमने मेथड कौन सा फॉलो किया? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि जो मेटल इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से मिलता है वो ऑलरेडी प्योर फॉर्म में ही होता है, यानी तुम्हारे रिफाइनिंग का खर्चा बच जाएगा। वो मेटल प्योर फॉर्म में ही मिलता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर Yes, sir. यानी तुम्हें रिफाइनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो, क्लियर है? यस Yes. अगर ये क्लियर हो गया तो मैं क्या हाईली रिएक्टिव मेटल्स पे टिक कर दूं? अब तुम्हें आ गया समझ हाईली रिएक्टिव मेटल्स को कैसे तुम्हें मेटल को ऑब्टेन करना है। हाँ जी सर। Yes, sir. एक नॉलेज के लिए चीज बता देता हूं, ये जो Al2O3 तुमने एल्यूमिनियम का ओर लिया है, इसको बोलते हैं बॉक्साइट ओर। एल्यूमिनियम के ओर का नाम क्या होता है? बॉक्साइट ओर। इसका एक्चुअल फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O। इसको बोलते हैं बॉक्साइट ओर। जो हमें एल्यूमिनियम मेटल मिलता है जिस ओर से, उस ओर का नाम बता रहा हूं, क्या होता है? बॉक्साइट ओर। क्लियर है? यस सर Yes. Yes, sir. चलो, नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी है हमारे पास? मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। यस और नो? मॉडरेटली Yes, रिएक्टिव yes, मेटल्स sir. के लिए बोलो जल्दी से, पहला स्टेप क्या होगा मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के लिए? Crushing of ore. Crush. क्रशिंग ऑफ ओर। सेकंड स्टेप क्या होएगा? Enrichment. एनरिचमेंट, कंसंट्रेशन या बेनिफिकेशन या ड्रेसिंग, कुछ भी बोल सकते हो। तीसरा स्टेप अब मैं सीखने जा रहा हूं किसके लिए? मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के लिए। करें शुरू? यस सर हाँ जी सर। यहां तक किसी को कुछ डिफिकल्टी या मजा ना आ रहा हो तो बोलो। मजा आ रहा है सर। आप सुनो, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के लिए हम जो तीसरा स्टेप सीखेंगे वो 2 हिस्सों में बटा होता है। तो हम पहले थर्ड का ए पार्ट समझेंगे, फिर बी पार्ट। अब अगर तो तुम्हारा एलिमेंट मॉडरेटली रिएक्टिव है तो तुम्हें ये चेक करना पड़ेगा कि उसका जो ओर है, मतलब वो जो मेटल है, वो सल्फाइड की फॉर्म में मिल रहा है
या कार्बोनेट की फॉर्म में मिल रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? तुम्हें क्या चेक करना पड़ेगा कि वो मेटल अपने सल्फाइड की फॉर्म में मिल रहा है या किस फॉर्म में मिल रहा है, कार्बोनेट की फॉर्म में मिल रहा है। जैसे जिंक की अगर मैं बात करूं तो मैंने बताया था जिंक किस किस फॉर्म में मिलता है, ये हमें ZnS की फॉर्म में मिलता है, यानी सल्फाइड फॉर्म में भी मिलता है, कार्बोनेट फॉर्म में भी मिलता है। अगर मैं बात करूं आयरन की तो चेक करो आयरन किस फॉर्म में मिल रहा है, ऑक्साइड फॉर्म में, यस और नो? Yes, sir. अब सल्फाइड में भी मिल रहा है, ऑक्साइड में भी मिल रहा है, मतलब डिफरेंट फॉर्म्स में मिल रहा है, यस और नो? Yes. Yes, sir. यानी अगर तुम मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स को ऑब्टेन करना चाहते हो तो सबसे पहले ये देखो कि वो जो मेटल है वो सल्फाइड की फॉर्म में है या कार्बोनेट की फॉर्म में है। ऑक्साइड में है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर वो सल्फाइड की फॉर्म में है या कार्बोनेट की फॉर्म में है तो पहले तुम्हें उसे ऑक्साइड बनाना पड़ेगा। पहले तुम्हें उसे क्या बनाना पड़ेगा, सल्फाइड से भी ऑक्साइड बनाना पड़ेगा और कार्बोनेट से भी ऑक्साइड बनाना पड़ेगा। मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. अगर तुम सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हो तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग। क्या बोलते हैं इसको? रोस्टिंग। Roasting. और यदि तुम कार्बोनेट को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हो तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कैल्सिनेशन। क्या बोलते हैं? कैल्सिनेशन। Calcination. अब रोस्टिंग जो होती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में की जाती है और कैल्सिनेशन जो होती है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में की जाती है। रोस्टिंग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम ओर को गर्म करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और कैल्सिनेशन में हम ओर को गर्म करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, sir. अच्छा, अब थर्ड पार्ट का ए तो हो गया, बी का क्या मतलब है? तुमने ये नहीं पूछा कि सर आपने सल्फाइड को ऑक्साइड बनाया ही क्यों, या आपने कार्बोनेट को ऑक्साइड बनाया ही क्यों? क्या इसका आंसर जानना चाहोगे? Yes, Yes, sir. sir. Yes, हमने sir. ऐसा इसलिए किया है क्योंकि थर्ड के बी पार्ट में, यानी इसके बाद हम जो ऑक्साइड बनेगा उसको क्या करेंगे, उसकी रिडक्शन करेंगे। तो बी पार्ट में हम क्या करेंगे, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल, यानी ऑक्साइड की रिडक्शन। देखो ऑक्साइड मतलब मान लो ZnO है, अब इसके अंदर ऑक्सीजन है, इसकी रिडक्शन करोगे तो ऑक्सीजन हट जाएगी, यस और नो? रिडक्शन मींस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यस सर। और जब इसमें से ऑक्सीजन हट जाएगी तो क्या बचेगा? Zn. और तुम्हें चाहिए Zn. क्या? तुम्हें चाहिए क्या? Zn. काल खत्म। यानी हम क्या करेंगे, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड करेंगे टू ऑब्टेन मेटल। सर आप सल्फाइड की रिडक्शन कर लेते या कार्बोनेट की रिडक्शन कर लेते, कर सकता हूं, बट सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स की रिडक्शन करना मुश्किल है एज कंपेयर टू ऑक्साइड्स। उसमें पैसा ज्यादा खर्च होता और मुश्किल भी होती मुझे, इसलिए मैंने सल्फाइड और कार्बोनेट को पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि ऑक्साइड में अगर मेटल कंपाउंड हो तो उसको रिड्यूस करना कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes. पक्की बात है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या अगर तुम्हें रिडक्शन करनी है ऑक्साइड की तो उसके लिए तुम्हें कुछ बंदे चाहिए होंगे, वो कौन से बंदे होते हैं? एजेंट्स। और वो कौन से एजेंट्स होंगे जो रिडक्शन करवाएंगे? और रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। वो रिड्यूसिंग एजेंट्स करवाते हैं रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को ऑक्सीडेशन करवाते हैं भाई। अंबर कश्यप, तो कौन से एजेंट्स तुम्हारी हेल्प करेंगे इसमें? रिड्यूसिंग एजेंट्स। Reducing. और दो तरह के रिड्यूसिंग एजेंट्स हमारे सिलेबस में है, कार्बन और एल्यूमिनियम। इनको हम यूज करेंगे एज आ रिड्यूसिंग एजेंट्स। अब शुरू करें प्रोसेस को। Yes, sir. चलो मान लो हमें ZnS मिल गया, हमें ZnS मिल गया, इस ओर का नाम होता है जिंक ब्लेंडे। क्या बोलते हैं इसको? जिंक ब्लेंडे। Blend. ठीक है, ZnS मिल गया। अब क्या ये सल्फाइड की फॉर्म में है या कार्बोनेट की फॉर्म में है? Sulfide. तो पहले इसको क्या बनाना पड़ेगा? Oxide. ऑक्साइड। और सल्फाइड से ऑक्साइड बनाने का तरीका क्या है? Roasting. और Roasting. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कि एब्सेंस में? Presence में. यानी ZnS को O2 से रिएक्ट करवाऊंगा, गर्म करूंगा तो बनेगा ZnO प्लस SO2। रटना पड़ेगा या कंसेप्ट समझ आ गया? Concept समझ आ गया। गया सर। ओके। अब अगर जिंक कार्बोनेट की फॉर्म में हुआ, जिंक का जो कार्बोनेट वाला ओर होता है ना, इसको बोलते हैं जिंसाइट। नॉलेज के लिए बता रहा हूं, इसे बोलते हैं जिंसाइट। ठीक है, अगर कार्बोनेट की फॉर्म में हुआ तब बताओ क्या करना पड़ेगा? ऑक्साइड ही बनाना पड़ेगा।
Yes, sir. बट Yes, sir. प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन? Absence of Sense oxygen. of oxygen. इसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, सिंपल गर्म करेंगे और बन जाएगा ZnO प्लस CO2। यहाँ पर रोस्टिंग की गई है और यहाँ पर कैल्सिनेशन। बोलो क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अभी इसी टाइम देख लो और मुझे एटलीस्ट 3 डिफरेंस बताने की कोशिश करो बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। इन दोनों रिएक्शंस को ऑब्जर्व करो। Presence of oxygen. भाई मैंने and हाथ absence खड़ा of- करके बोला वंश जेठी, लंगर ते नहीं आए अपा, क्लास में है। Sorry, sir. Sorry, sir. फीलिंग्स पे, जज्बातों पे काबू रखो और कोशिश करो कि तुम एटलीस्ट 3 डिफरेंस मुझे बता पाओ बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। एटलीस्ट 3 डिफरेंस। तो सिर्फ आदित्य, अंबर और बानी का तो हाथ स्टार्टिंग से ही खड़ा है। तो बानी तुम्हें आता है? हाथ नीचे हो गया। राजकरण, आदित्य और अंबर में 3 डिफरेंसेस ढूंढनी है। कोई और जिसको 3 डिफरेंसेस दिख रहे हो? हाँ जी आदित्य, पहला डिफरेंस क्या होगा? सर जो रोस्टिंग होती है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है। वेरी गुड। और कैल्सिनेशन कैल्सिनेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा डिफरेंस? दूसरा सर उसमें SO2 फॉर्म होगी, इसमें CO2 वेरी गुड। उसमें SO2 फॉर्म होती दिखाई दे रही है और इसमें CO2। तीसरा डिफरेंस? रोस्टिंग जो होती है वो सल्फाइड की वेरी गुड। और कैल्सिनेशन कार्बोनेट कार्बोनेट। ओर्स के लिए की जाती है। और चौथा मैं एग्जांपल दे दूंगा, क्यों देते हैं? यस सर। बट ये तो वो देता ना, अगर पेपर में आना होता। देखो कितना अच्छा टॉपिक काट दिया ना हमारे बोर्ड वालों ने। हाँ जी सर। इसी से क्वेश्चन हर साल पक्का आता होता है, हर साल आता है क्वेश्चन इसी टॉपिक से, बट काट ही दिया बेचारों ने। चलो अब इसके बाद क्या करना है? ये तो ए स्टेप हो गया ना, अब क्या करना है मुझे? बोलो अब क्या करना है? Reduction of oxygen. रिडक्शन। तो रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट, तो हम ZnO को किससे रिएक्ट करवाएंगे? कार्बन से, और हमें मिल जाएगा Zn प्लस CO। यहाँ पर कार्बन ने क्या किया? एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम किया। और ये रिएक्शन पहले चैप्टर में कराई थी तुम्हें? और करवाई थी भाई। Yes, sir. यस सर। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग एजेंट। अभी खोल के दिखा देता हूँ। कराई थी सर। बोलो, दम रखा करो। क्या तुम्हें मेटल मिल गया? मेटल मिल गया? Yes, sir. पंगड़े पाओ। मेटल ही चाहिए था, मिल गया। पंगड़े पाओ, गल खत्म। बोलो क्लियर है? Yes, sir. अब सर एक मेरा डाउट ना मन में आ रहा है। मेरे मन में एक डाउट आ रहा है, अगर मैं एज अ स्टूडेंट होता तो मेरे मन में एक डाउट जरूर आता, ये इतना पढ़ लेने के बाद। तुम्हारे मन में वो डाउट आ रहा है कि नहीं, मैं ये देखना चाहता हूँ। गैस करो मेरे मन में क्या डाउट आ रहा होगा। देखते हैं कौन सही गैस करेगा। लेट्स प्ले अ गेम। मेरे मन में एक डाउट आ रहा है। मैंने 2 मेथड्स पढ़ लिए हैं, हाईली रिएक्टिव पढ़ लिया, मॉडरेटली रिएक्टिव पढ़ लिया, बट मेरे मन में एक डाउट आ रहा है। वो डाउट क्या है तुमने वो गैस करना है। हाँ क्या जिंक प्योर फॉर्म में होगा? एक सेकेंड। हाँ तमन्ना। सर हर जगह रिडॉक्स रिएक्शन की यूज हो रही है। वो डाउट नहीं है, वो एक ऑब्जर्वेशन कह सकता हूँ। मेरे मन में ना अभी एक डाउट आ रहा है। अगर मैं एज अ स्टूडेंट होता ना, मैं जरूर अपने टीचर से पूछता। हाँ जी नमेश। क्या जिंक प्योर फॉर्म में मिलेगा? नहीं, वो प्योर फॉर्म में तो नहीं मिलेगा, बिकॉज प्योर फॉर्म में मेटल सिर्फ तभी मिलता है जब इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से ऑब्टेन किया गया हो। यहाँ पर हमें जिंक की रिफाइनिंग करनी पड़ेगी। मैं पहले बता देता हूँ सबको, हमें जिंक को लास्ट में फिर से साफ करना पड़ेगा, उसकी रिफाइनिंग करनी पड़ेगी, और मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। नहीं, ये डाउट नहीं मेरे मन में आ रहा। हाँ जी जेठी। सर जो आपने ऊपर मेथड्स बताए थे 4, उनमें से सिर्फ हाँ। पहले 2 ही सब में यूज क्यों किए जाते हैं? पहले 2 ही कौन से यूज किए मैंने? नीचे सर, नीचे हाँ, कौन से पहले 2? जो आपने मेथड बताए थे कि मेनली ग्रेविटी मैंने तो कहा ही नहीं ऐसा। मैंने ऐसा कहा ही नहीं। मैंने तो कहा था अगर और भारी होता है तो ये यूज करते हैं, और मैग्नेटिक होता है तो ये यूज करते हैं। मैंने बताया नहीं फ्रोथ रोटेशन कब यूज करते हैं और लीचिंग कब करते हैं। और ये भी नहीं बोला कि यही दोनों यूज होते हैं, सारे यूज होते हैं। सल्फाइड ओर्स के लिए हम करते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन, और कोई यूज ही नहीं कर सकते हैं। नहीं, ये डाउट नहीं है मेरे मन में। हाँ जी केशव। सर की जो अभी रिएक्शन किया उसमें हमने सिर्फ कार्बन ही लिया और कोई कंपाउंड? ये भी नहीं है मेरा डाउट। ऑब्वियस सी बात है, मैं सोच सकता हूँ कि कार्बन से मे बी ये प्रोसेस सस्ता होता हो, क्योंकि मुझे प्रॉफिटेबली ऑब्टेन करना है। तो कार्बन अब इजीली अवेलेबल है तो मैंने कार्बन यूज कर लिया, सिंपल एज दैट। हाँ जी मान्या। सर कि हमने मॉडरेटली रिएक्टिव में इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन क्यों नहीं यूज किया? थोड़ा पास हो बट थोड़ा दूर भी हो। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा तुम बहुत पास हो, अभी भी है कुछ चीजें जो तुम्हें सोचनी पड़ेंगी। चलो हाँ जी अंबर, लास्ट चांस तुम्हारा है, बोलो। नहीं, मेरा भी यही था।
मेरा तुमसे एक सवाल है, बीइंग अ स्टूडेंट, मान लो तुम टीचर हो, मेरा एक सवाल है कि सर आपके पास जब ZnO था, आपने कार्बन को यूज किया और Zn और CO बना दिया, एग्रीड, यस और नो? यस Yes, सर। sir. यस सर। सर आपके पास थोड़ी देर पहले Al2O3 भी था, तो क्यों नहीं कार्बन डालकर उसको एल्यूमिनियम में कन्वर्ट कर लिया आपने? क्यों उसके लिए आपने इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड को यूज किया? और मैं बता देता हूं तुम्हारी नॉलेज के लिए, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन इज अ कॉस्टलियर मेथड। तो मान्या ZnO यानी मॉडरेटली के लिए मैं उसको नहीं यूज करता हूं बिकॉज इट इज अ कॉस्टलियर मेथड। मेरा ओके क्वेश्चन सर। आई होप तुम सबको समझ आ गया होगा कि अगर सर आप Yes. इसके लिए कार्बन को यूज करके ये कर सकते हो, तो व्हाई नॉट Al2O3? उसमें से भी तो ऑक्सीजन हटा दोगे तो एल्यूमिनियम मिल जाएगा। हाँ जी सर। क्या मेरा डाउट एक वैलिड डाउट है? यस सर। हाँ जी। तो तुम्हें ऐसे डाउट्स उत्पन्न नहीं होते हैं क्योंकि तुम ऑब्जर्वेशन नहीं करते उन चीजों की। सुनो, Al2O3 के लिए मैं कार्बन वाला काम नहीं कर सकता हूं क्योंकि एल्यूमिनियम, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना, इनका ऑक्सीजन के साथ बहुत प्यार होता है। ये ऑक्सीजन को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे, इनको झटके देने पड़ेंगे, बिजली के झटके, ऐसे याद रख लो, वैसे मजाक कर रहा हूं। ये ऑक्सीजन को नहीं छोड़ते हैं, दे हैव वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। इनकी मोहब्बत ऑक्सीजन के लिए बेशुमार है और बेचारा कार्बन इस मोहब्बत को नहीं हटा सकता है। अगर तुमने उसकी मोहब्बत को हटाना है, ऑक्सीजन को हटाना है, तो उसका एक ही रास्ता है, वो है बिजली के झटके यानी इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. दैट इज वाई हम जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनमें कार्बन को रिड्यूसिंग एजेंट नहीं यूज करते हैं इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द मेटल, क्योंकि दीज मेटल्स आर दे हैव वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, और वो सिर्फ तभी सेपरेट हो सकते हैं जब उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। बोलो क्लियर है? Yes, sir. चलो बोलो, सबको क्लियर है? यस Yes, sir. यस सर। सर ये तो जिंक हो गया ना। हमें कौन से मेटल्स की करनी थी मॉडरेटली रिएक्टिव में? आयरन भी है और मैंगनीज आयरन भी और है। मैंगनीज। अब मैं आता हूं आयरन और मैंगनीज पे। खुशी की बात पता है क्या है कि आयरन जो मिलता है इट इज इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, मतलब जिससे हम, अब देखो FeS2 भी मिला था, बट मैं उसे और नहीं, मैं उसे मिनरल कहूंगा, मैं नहीं ऑब्टेन करूंगा उससे मेटल को। भाई मैं Fe2O3 से कर रहा हूं, तो Fe2O3 मेरा क्या होएगा? और होएगा, यस और नो? यस यस सर। सर। क्या मुझे रोस्टिंग या कैल्सिनेशन करनी पड़ेगी? नो सर। क्योंकि No, sir. पहले से ही और किस फॉर्म में प्रेजेंट है? ऑक्साइड की फॉर्म में। इसे मैग्नेटाइट और नाम दिया जाता है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट बोला जाता है, हेमेटाइट और। तो Fe2O3 की फॉर्म में मिलता है और मैंगनीज मिलता है MnO2 की फॉर्म में। तो बताओ मुझे, क्या यहाँ पर मुझे रोस्टिंग या कैल्सिनेशन करनी पड़ेगी इन दोनों ओर्स के लिए कि नहीं करनी पड़ेगी? नहीं करनी नो पड़ेगी। सर नहीं करनी नहीं करनी पड़ेगी। और इनको हम रिड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एल्यूमिनियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। क्या यूज करते हैं इन दोनों के लिए? एल्यूमिनियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब तुम पूछोगे सर एल्यूमिनियम क्यों, कार्बन क्यों नहीं? हो सकता है कि कार्बन से ये रिड्यूस ना हो, अगेन द सेम रीजन कि ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी ज्यादा है, तो हम इनके लिए एल्यूमिनियम को यूज करते हैं। वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, कार्बन से भी अच्छा है, तो एल्यूमिनियम को यूज करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और तुम शायद रिएक्शन जानते हो क्या होने वाली है, बिकॉज मैंने तुम्हें चैप्टर 1 में ही करवा दी थी ये रिएक्शन। बता सकते हो क्या आंसर आएगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, Al2O3 प्लस Fe प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। यहाँ पर भी क्या बनेगा? Al2O3 प्लस Mn प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। और मैंने बता रखा है कि आयरन जो यहाँ से मिलता है वो मोल्टन फॉर्म में मिलता है, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज थर्माइट थर्माइट रिएक्शन। रिएक्शन। और थर्माइट रिएक्शन उन रिएक्शंस को बोला जाता है जिनमें एल्यूमिनियम इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसी रिएक्शंस जिनमें एल्यूमिनियम को यूज किया जाता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, उन रिएक्शंस को बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। और यहां से जो आयरन मिलेगा उसे मैं रेलवे ट्रैक्स की वेल्डिंग के लिए यूज करता हूं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एल्यूमिनोथर्मी प्रोसेस। यस और नो? Yes, sir. यस सर। दोनों ही रिएक्शंस हाईली एक्सोथर्मिक होती हैं, हाईली एक्सोथर्मिक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. बोलो, हमने आयरन भी ऑब्टेन कर लिया, मैंगनीज भी ऑब्टेन कर लिया, यानी मॉडरेटली रिएक्टिव में जो भी मेटल्स ऑब्टेन करने थे कर लिए। कैसे किए? स्टेप्स तुम्हारे सामने हैं। बोलो बोलो, कोई डाउट है?
No, sir. No, sir. Let's sir. move on to the last category of least reactive metals. तो least reactive metals के लिए क्या करेंगे थर्ड स्टेप में? पहला स्टेप सेम, सेकंड स्टेप सेम, थर्ड स्टेप में जो ए पार्ट है, ए पार्ट वो भी सेम है। जो ऊपर तुमने मॉडरेटली रिएक्टिव के लिए किया है वो भी सेम है। मतलब अगर और किस फॉर्म में हुआ, सल्फाइड, या किस फॉर्म में हुआ, कार्बोनेट, तो तुम क्या करोगे जल्दी से बताओ? रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। Oxidation. ऑक्साइड में कन्वर्ट करोगे बाय रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. इसका बस जो बी पार्ट है ना, उसमें तुम क्या यूज करते थे बाद में? रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा। यानी इनके जो ऑक्साइड्स बनेंगे उनको सिंपली गर्म कर दोगे ना तो वो तुम्हें मेटल दे देंगे। मतलब इनके ऑक्साइड्स के साथ जो एफिनिटी है वो क्या होगी? बहुत कम होगी। यस और नो? Yes, sir. अब देखो, मरकरी हमें मिलता है इन द फॉर्म ऑफ HgS। मरकरी के ओर को बोलते हैं सिनाबार। सिनाबार बता सकते हो सबसे पहले क्या करूं? फिर ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करूंगा तो क्या बन जाएगा? HgO plus SO2। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. अब मुझे HgO को रिड्यूसिंग एजेंट डालना है या सिंपली गर्म करना है? सर गरम करना। तो बन जाएगा Hg plus O2। मिल गया मेटल? Yes, sir. Yes, sir. यस काम सर। खत्म। कॉपर, कॉपर मिलता है इन द फॉर्म ऑफ Cu2S, कॉपर सल्फाइड। बोलो पहले क्या करूं? सर ऑक्साइड में कन्वर्ट। पेरोक्साइड। तो बन जाएगा Cu2O plus SO2। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, बस sir. कॉपर के लिए तुम्हें एक रिएक्शन को याद रखना पड़ेगा। ये जो कॉपर ऑक्साइड होता है बचे हुए कॉपर सल्फाइड के साथ दोबारा रिएक्ट कर जाता है। ये रिएक्शन तुम्हें रटनी ही पड़ेगी। Cu2S दोबारा Cu2O से रिएक्ट कर जाता है एंड इट फाइनली फॉर्म्स कॉपर प्लस SO2। क्योंकि यहाँ पर कॉपर के लिए कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं डालना पड़ा, उसने खुद ही अपने आप को रिड्यूस कर लिया, तो इसे बोलते हैं सेल्फ रिडक्शन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ रिडक्शन। खुद ही अपने आप को क्या कर लिया? रिड्यूस कर लिया। तो ये रही रिएक्शंस फॉर मरकरी यानी सिनाबार ओर के लिए, एंड दीज आर द रिएक्शंस फॉर कॉपर ओर। ये रिएक्शन एज इट इज पेपर में आती थी जब ये टॉपिक इंक्लूडेड था। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अभी भी एक प्रॉब्लम मुझे दिख रही है और वो लास्ट चीज है, दैट इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल। सर जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं और जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं जो आपने ऑब्टेन किए हैं, वो उनमें अभी भी कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं और उन इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए हमें मेटल को लास्ट में क्या करना पड़ता है? साफ करना पड़ता है। और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तरह तरह के मेथड्स यूज होते हैं। डिस्टिलेशन मेथड यूज होता है, यहाँ पर डिस्टिलेशन यूज होता है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग यूज होता है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग यूज होती है, वेपर फेस रिफाइनिंग यूज होती है। तो तरह तरह के मेथड यूज होते हैं, बट हमारे सिलेबस में इनमें से केवल एक ही मेथड है एंड दैट मेथड इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. मतलब बहुत तरह के मेथड्स होते हैं और बट हमारे सिलेबस में कौन से हैं? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। और इस मेथड के थ्रू हम कॉपर और जिंक मेटल को क्या करते हैं? प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उनमें से इंप्योरिटीज को बाहर निकालते हैं। सीखना चाहोगे इस मेथड को? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो लास्ट जो हम करने जा रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। अगेन अगर इलेक्ट्रोलिटिक वर्ड आ गया है तो मुझे बता सकते हो गुंजन, इससे तुम्हें क्या हिंट मिल रहा है? कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक होगा, गुंजन मैंने बना दिया। इलेक्ट्रोड्स होंगे, 2 मेटल की रॉड्स होंगी जो इलेक्ट्रोड्स हैं, बना दी। लेफ्ट वाला एनोड एंड राइट वाला कैथोड, एंड उन्हें हम कनेक्ट करेंगे विद बैटरी, और एक ये सोल्यूशन होगा, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। जहां जहां पे तुम्हें पूरे कोर्स में वर्ड इलेक्ट्रोलिटिक दिख गया ना, समझ लो वहां पर ये चीजें तो कॉमन ही रहेंगी। अब हम क्या करते हैं? एनोड पर क्या रखते हैं? जिस मेटल को प्योर करना है उसकी इम्प्योर फॉर्म को रखते हैं, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मेटल। इम्प्योर फॉर्म ऑफ कॉपर रख देंगे। मान लो मैं कॉपर की रिफाइनिंग कर रहा हूं, तो इम्प्योर फॉर्म जो है कॉपर की कहां पर रखेंगे? एनोड पर। बोलो क्लियर है? Yes, sir. कैथोड को हम थोड़ा सा पतला, एक सेकंड, आज पता नहीं इसमें प्रॉब्लम क्यों आ रही है। कैथोड को हम थोड़ा सा पतला बनाते हैं इस केस में,
ठीक है, थोड़ा सा एज कंपेयर टू कैथोड थोड़ा सा पतला बनाते हैं इस केस में, और कैथोड के ऊपर हम क्या रखते हैं, प्योर स्ट्रिप ऑफ मेटल। उसी मेटल की प्योर फॉर्म, प्योर स्ट्रिप हम कहां पे रखते हैं, कैथोड के ऊपर। बोलो क्लियर है? यस सर। एनोड पर क्लियर है, हमें जो भी मेटल को प्योर करना है उसे एनोड पर लेना है, उसका एनोड बनाना है, और जो भी मेटल को, जो भी उसकी प्योर फॉर्म है उसको हमने, जो भी थोड़ी सी हमारे पास अवेलेबल है प्योर फॉर्म, उसको हमने कैथोड पर रख देना है। अब हम जो सॉल्ट लेते हैं, जो इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान हमें इलेक्ट्रोलाइट लेना है, वो उसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन यानी कॉपर सल्फेट लेते हैं, कॉपर सल्फेट एक्वस। उसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन हम लेते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस। अब एनोड पर क्या होगा और कैथोड पर क्या होगा, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। देखो, क्या ये जो कॉपर सल्फेट है, क्या ये आयंस की फॉर्म में होगा, Cu+2 आयन और SO4-2 आयन की फॉर्म में? यस सर। आप सुनना होगा क्या, जो एनोड पर पड़ा कॉपर है वो सॉल्यूशन के अंदर आएगा, बट सॉल्यूशन के अंदर आएगा तो वो कॉपर को क्या बनना पड़ेगा, Copper+2 बनना पड़ेगा। यस और नो? यस सर। तो यहां से कॉपर उतरेगा किस फॉर्म में, Copper+2 की फॉर्म में। कैसे उतरेगा कॉपर, Copper+2 में कैसे कन्वर्ट होएगा, इलेक्ट्रॉन को छोड़कर या इलेक्ट्रॉन को लेकर? तो छोड़कर। छोड़कर, यानी एनोड पर कॉपर अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़कर कन्वर्ट हो जाएगा Copper+2 में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। और उसी के साथ जब वो नीचे आएगा ना, तो जो इंप्यूरिटीज होंगी, अगर तो सॉल्युबल इंप्यूरिटीज होंगी वो तो इसके अंदर घुल जाएंगी, इस पानी के अंदर घुल जाएंगी, बट जो इनसॉल्युबल इंप्यूरिटीज होंगी वो नीचे इकट्ठी हो जाएंगी, ठीक है, और उन इंप्यूरिटीज को हम बोलते हैं एनोड मड। क्या बोलते हैं उसको, एनोड मड। अब Copper+2 नीचे आ गया, सॉल्यूशन में से जो Copper+2 था वो कैथोड पर जाएगा, क्योंकि देखो ये नीचे आया, इंप्यूरिटीज को छोड़ा, अब ये क्या बन चुका है, प्योर बन चुका है। यस और नो? यस सर। यानी कैथोड पर क्या होगा, Copper+2 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा और दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर में, यानी उल्टी रिएक्शन हो जाएगी। ये जो कॉपर था ये इम्प्योर कॉपर था, और ये जो कॉपर मिला वो प्योर कॉपर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और इंप्यूरिटीज जो सॉल्युबल होंगी वो उसी पानी में घुल जाएंगी, और जो इनसॉल्युबल होंगी वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी एज एनोड मड। वो पानी में नहीं घुलेंगी तो नीचे बैठ जाएंगी आके। लो जी, क्लियर है? यस सर। अगर यही काम मैंने जिंक के लिए किया होता तो बता सकते हो क्या रिएक्शन होती है एनोड पर? एनोड पर क्या रिएक्शन होती, जिंक के लिए किया होता अगर ये काम? तो फिर मैं जिंक क्या लिखता, सिंपल, तुम्हें पल्ले ही नहीं पड़ती है चीजें, मैंने देखी हैं। Zn changes to Zn+2 and 2 इलेक्ट्रॉन्स, और कैथोड पर क्या होता, Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर Zn बना देता, सिंपल। तो चाहे कॉपर के लिए है चाहे जिंक के लिए, हमें रिएक्शंस पता है। और मैं एक चीज बता देता हूँ, इट इज वेरी कॉस्टली मेथड ऑफ रिफाइनिंग, ये काफी कॉस्टली होता है, इसीलिए उन्हीं के लिए यूज किया जाता है जिनकी ज्यादा हमें जरूरत की जाए, ज्यादा जरूरत पड़ती है। इट इज कॉस्टली मेथड। क्लियर है? यस सर। और तुम मानोगे नहीं, मेरा यकीन नहीं मानोगे, इसकी जो इंप्यूरिटीज मिलती है ना, एनोड मड मिलती है, उनमें गोल्ड, प्लेटिनम, टेलुरियम जैसे मेटल्स की इंप्यूरिटी मिलती है। यानी इसके अंदर इंप्यूरिटीज में देख लो कौन से मेटल मिल रहे हैं, गोल्ड, प्लेटिनम, टेलुरियम। गोल्ड प्लेटिनम कितने महंगे हैं, तो इसलिए जो कॉस्ट ऑफ रिफाइनिंग का खर्चा आता है ना, वो इन्हीं मेटल्स की रिकवरी से पूरा हो जाता है। फिर तो ये फेयर हो गया, तो कॉस्टली एग्जैक्टली, नहीं रही। एग्जैक्टली। तो देख लो, दिस इज द टॉपिक विच इज कॉल्ड एज मेटलर्जी, जो एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड ने काट दिया है। दिस इज द कंप्लीट टॉपिक। सर वो महंगा किस बेसिस पे होता तो उसमें यूज कॉपर वगैरह ही है, वो तो इतना कौन सा मेथड महंगा होता है? ये इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इज अ कॉस्टलियर प्रोसेस बिकॉज वहां पर बिजली का यूज होना है, वहां पर तुम्हें तरह तरह के मेटल के इलेक्ट्रोड्स को लेना है, तो इसलिए वो काफी महंगा मेथड होता है। एज कंपेयर टू अदर मेथड्स इट इज कॉस्टलियर मेथड। ओके सर। लो जी, तो यहाँ पर हमने मेटलर्जी कर दी है, और मेटलर्जी को हमने इस ध्यान में रखकर किया है कि हमने रिएक्टिविटी सीरीज को अपने 4 कैटेगरीज में बांट दिया है, और चारों कैटेगरीज के लिए डिफरेंट स्टेप्स फॉलो होते हैं। पहले दोनों स्टेप्स सबके लिए कॉमन है, और बाद वाले स्टेप्स जो हैं वो डिफरेंट हैं तीनों के लिए। चौथा तो कौन सी फॉर्म में मिलता है, नेटिव फॉर्म में मिलता है। बोलो, कोई भी डाउट अगर मन में है तो। नो सर।
क्लियर है? नो सर। यस यस। सर। वैसे तो मैं और भी बहुत डेप्थ में जा सकता हूँ, ये टॉपिक ऐसा है क्योंकि ये चैप्टर है पूरा, +2 में एक चैप्टर है जर्नल आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसमें ये पूरा तुम्हें पढ़ाया जाएगा दोबारा और पूरी डेप्थ में पढ़ाया जाएगा। तो यही मैं बोल रहा था, फाउंडेशन मींस कि तुम्हें वो 10th में ही पढ़ा दिया जाएगा ताकि तुम्हें वहां पर +2 में एक एडवांटेज मिलेगी एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। मैं फिर से एक चीज बोल देता हूँ, जो भी जेई मेंस या नीट फ्यूचर में सोचते हैं ना, बेटा ये 4 महीने तुम अपने वेस्ट कर रहे हो। मुझे नहीं किसी ने समझाया था, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। अगर तुम्हें वेस्ट करने हैं, इट्स योर कॉल, सिंपल एज दैट, इट्स योर कॉल कि तुम्हें वो वेस्ट करने हैं, तुम्हें वो यूटिलाइज करने हैं। बट अगेन मैं कहूंगा 10th में मार्क्स लेना इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, और आगे जाके तुम्हारा जो फ्यूचर, तुम्हारा जो करियर है वो +2 में तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करोगे, अच्छा रैंक लोगे तभी होगा, वरना नहीं पॉसिबल है। चलो 4 बजे टेस्ट है, उसके लिए ऑल द बेस्ट, बढ़िया से Thank you, टेस्ट sir. देना। बाय बाय। सर बाय हाँ सर। जी, और एक चीज और, आज वाला टेस्ट 30 मार्क्स का है, विच मींस आज मैं पूरे, अगर 4 बजे शुरू हुआ है तो पूरे 5 बजे तक जिसका आ जाएगा तो चेक होगा, वरना नहीं चेक होगा। हाँ जी बोलो अंबर। सर मेरा ना स्टार्टिंग में ना नेट चला गया था, तो ये जो ग्रेविटी सेपरेशन और ये 4 लिखे हैं ना जो आपने, हाँ तो तुम सुन लेना ना, दोबारा लेक्चर अपलोड होगा जब। नहीं वो होते क्या हैं? वो होते मेथड्स होते हैं, और को साफ करने के मेथड्स होते हैं। ओके। ओके।